हेलो स्टूडेंट, जावा सीखने की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है असाइनमेंट ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो पहले बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। असाइनमेंट ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल इक्वल। असाइनमेंट ऑपरेटर को इक्वल सिंबल के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये नॉर्मली वैसे हम लोग इसको इक्वल बोलते हैं, लेकिन इक्वल नहीं होता है। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग में इक्वल के लिए डबल इक्वल का यूज किया जाता है। तो सिंगल इक्वल को हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। It takes the value of the right side and stores it in the variable on the left side। ये क्या काम करता है? ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इक्वल, ये अपने राइट हैंड साइड की वैल्यू को पिक करता है और लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल या ऑपरेंड के अंदर स्टोर कर देता है। जैसे यहाँ पे क्या था, इंट हो गया डेटा टाइप, एक्स क्या है, एक वेरिएबल नेम है, तो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना, उसका नाम क्या हो गया, एक्स। तो हमारा मेमोरी में एक मेमोरी सेल बन गया होगा, वेरिएबल बन गया होगा, इसका नाम क्या होगा, एक्स होगा। अब इस एक्स के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर ने कौन सी वैल्यू स्टोर कर दी, अपने राइट हैंड साइड की वैल्यू जो 30 है वो स्टोर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑपरेंड के अंदर या वेरिएबल के अंदर। तो एक्स के अंदर आ जाएगा 30। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है, अपने राइट हैंड साइड के वैल्यू को या एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा और सॉल्व करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑपरेंड के अंदर स्टोर कर देता है। जैसे यहाँ पे क्या है, पूरी एक एक्सप्रेशन है, तो अब यहाँ क्या होगा, देखिए एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल p बनेगा, तो एक मेमोरी सेल बन गया, इसका नाम क्या हो गया, p। अब p के अंदर क्या स्टोर होगा, जैसे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि p के अंदर केवल 2 स्टोर होगा। केवल 2 नहीं होगा, ये क्या काम करेगा, ये पूरी पहले असाइनमेंट ऑपरेटर अपने राइट हैंड साइड की पूरी जो एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन का जो फाइनल आंसर होगा उसको p के अंदर स्टोर करेगा। अब एक्सप्रेशन का फाइनल आंसर क्या होगा, देखिए बॉडमास नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 5 इंटू 3 पहले होगा, ये हो जाएगा 15 प्लस 2 यानी कि 17। अब यहां से फाइनल आंसर क्या आया, 17 आया, और यही 17 ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये किसके अंदर स्टोर कर देगा, p के अंदर। तो p के अंदर फाइनली क्या स्टोर हो जाएगा, 17। तो इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, वो अपने राइट हैंड साइड की वैल्यू को अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑपरेंड के अंदर स्टोर कर देता है। अब जैसे एक अगर मैंने कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाया ch, अब इसके अंदर हमने इनिशियलाइज कर दिया a, तो यहां पर भी ये इक्वल क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये क्या काम करेगा, अपने राइट हैंड साइड की वैल्यू को अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑपरेंड यानी कि ch वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता है। तो यहाँ पे जब मैंने कैर ch लिखा तो मेमोरी में एक मेमोरी सेल बन जाएगा, एक वेरिएबल बन जाएगा जिसका नाम ch होगा। उस ch के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, a। तो ch के अंदर स्टोर हो गया a। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर वेरियस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो जिस तरीके से हमारे मैथमेटिक्स में हम लोग प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन सिंबल्स का यूज करते हैं, तो इनको बोलते हैं मैथमेटिकल सिंबल्स। ऐसे अर्थमेटिक में हमारी प्रोग्रामिंग में अलग अलग सिंबल्स यूज होते हैं जिन्हें हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। द रिजल्ट ऑफ एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इज न्यूमेरिकल वैल्यूज। इनका जो आंसर होता है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यूज हमें ऑब्टेन होती है। अर्थमेटिक ऑपरेटर आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। दो तरीके के जनरली अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, एक होते हैं यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर, एक होते हैं बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब हम यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। तो यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, द ऑपरेटर दैट एक्ट्स ऑन वन ऑपरेंड आर रिफर्ड टू एज यूनरी ऑपरेटर। तो यहाँ पे देखिए, जो नॉर्मली प्रोग्रामिंग में 3 टर्म अक्सर यूज किए जाते हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। तो यूनरी का मतलब क्या होता है, जब कोई ऑपरेटर केवल एक ऑपरेंड पे काम करता है तो उसको बोलते हैं यूनरी। जब कोई ऑपरेटर 2 ऑपरेंड पे काम करता है तो उसे बोला जाता है बाइनरी। जब कोई ऑपरेटर 3 ऑपरेंड पे काम करता है तो उसे कहा जाता है टर्नरी। तो फिलहाल यूनरी का मतलब जब कोई ऑपरेटर केवल एक ऑपरेंड पे काम करेगा तो उसे यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। द ऑपरेटर दैट एक्ट्स ऑन वन ऑपरेंड आर रिफर्ड टू एज यूनरी ऑपरेटर। There are 2 unary operators, unary plus plus operator
एंड यूनरी माइनस माइनस ऑपरेटर। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए ये एक प्री इंक्रीमेंट का लॉजिक हो गया, तो ये होगा प्री डिक्रीमेंट का। तो ये हम दो तरीके से जनरली यूज कर लेते हैं यूनरी ऑपरेटर को। तो अगर मान लीजिए मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ए ले लिया, अब उसकी वैल्यू क्या हो गई 5, तो हमारा ए एक वेरिएबल हो गया जो इस तरीके से मेमोरी में एक मेमोरी सेल बनेगा, उस मेमोरी सेल का नाम होगा ए। अब इसके अंदर कौन सी वैल्यू असाइनमेंट ऑपरेटर स्टोर कर देगा 5, तो ए के अंदर हो जाएगा 5। अब यूनरी ऑपरेटर हम दो तरीके से यूज करेंगे, जैसे प्लस प्लस ए अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ए की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा। ये कुछ ऐसे है ए इक्वल ए प्लस 1, यानी कि ए की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करिए और फिर उसको इस ए के अंदर स्टोर कर दीजिए। तो ए की प्रीवियस वैल्यू क्या थी 5, 5 में 1 ऐड होगा क्या हो जाएगा 6। अब जो 6 आया वो 6 किसके अंदर स्टोर हो जाएगा ए के अंदर, यानी कि ए की जो प्रीवियस वैल्यू थी 5 उसमें इंक्रीमेंट होगा, अपडेट होगा, और अपडेट होने के बाद ए की वैल्यू जो 5 थी वो क्या कन्वर्ट हो जाएगी 6 हो जाएगी। यानी कि ये और ये दोनों स्टेटमेंट इक्वल होते हैं। तो प्लस प्लस ए क्या करेगा, हमारा यूनरी ऑपरेटर है, ये जो ए की वैल्यू है उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर देता है। तो यहाँ पे देखिए प्लस प्लस क्या है, ये केवल एक ऑपरेंड पे काम कर रहा है, ए पे। ऑपरेंड मतलब जिसके ऊपर एक्टिविटी की जाती है, तो केवल एक सिंगल ऑपरेंड ए पे एक्टिविटी कर रहा है, इसलिए इसका नाम होता है यूनरी ऑपरेटर। अब ये हम लोग इंक्रीमेंट में भी यूज कर सकते हैं, डिक्रीमेंट में भी इसका यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने माइनस माइनस ए लिया तो ए की वैल्यू में 1 का डिक्रीमेंट होगा, सॉरी। तो अगर यहाँ पे सपोज इंट ए इक्वल अगर हमने 5 लिखा, नेक्स्ट लाइन पे मैं माइनस माइनस ए इसको इंप्लीमेंट अगर करूं तो अब जो वैल्यू प्रिंट होगी हमारी वो हो जाएगी, ए की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, 4 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है देखिए, जो माइनस माइनस है और जो प्लस प्लस है ये केवल एक सिंगल ऑपरेंड पे एक्टिविटी कर रहे हैं, इसलिए इन्हें यूनरी ऑपरेटर कहा जाता है। अब हम बात करेंगे बाइनरी ऑपरेटर। तो बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है, द ऑपरेटर्स दैट एक्ट्स अपॉन टू ऑपरेंड्स आर रिफर्ड टू एज बाइनरी ऑपरेटर। तो जो ऑपरेटर दो ऑपरेंड पे एक्टिविटी करेगा उसे हम लोग बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। जैसे सपोज मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया n और इसकी वैल्यू असाइन कर दी 13, एक और इंटीजर वेरिएबल मैंने ले लिया m, इसकी वैल्यू मैंने असाइन कर दी 5। तो अब क्या होगा, मेमोरी में दो मेमोरी सेल बन जाएंगे, पहले का नाम n होगा और दूसरे मेमोरी सेल का नाम हो जाएगा m। तो n के अंदर क्या स्टोर कर रहे हैं हम लोग, n असाइनमेंट 13, यानी कि जो इक्वल है असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये क्या काम करेगा, अपने राइट हैंड साइड की वैल्यू 13 को अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑपरेंड n के अंदर स्टोर कर देगा। तो n के अंदर स्टोर हो जाएगा 13। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा, जो इक्वल है ये क्या काम करेगा, अपने राइट हैंड साइड की वैल्यू 5 को लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल या ऑपरेंड m के अंदर स्टोर कर देगा, तो m के अंदर आ जाएगा 5। अब यहाँ पर क्या देखिए, जैसे जो बाइनरी ऑपरेटर होते हैं वो 5 डिफरेंट बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। प्लस जो एडिशन के लिए यूज होता है, माइनस जो सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है, एस्ट्रिक ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है, बैकस्लैश ये डिवीजन के लिए यूज होता है, और परसेंट सिंबल जो होता है ये मॉड्यूलस या रिमाइंडर के लिए यूज किया जाता है। अब अगर हम लोग एडिशन यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, फर्स्ट वेरिएबल है n, सेकेंड वेरिएबल हो गया m, तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे n प्लस m। तो अब यहाँ प्लस क्या है, ये दो ऑपरेंड हो गए, प्लस ऑपरेटर हो गया, n और m क्या हो गया, ऑपरेंड हो गया। तो यहाँ पर देखिए जो प्लस ऑपरेटर है, एडिशन ऑपरेटर जो है, एडिशन अर्थमेटिक जो ऑपरेटर है वो दो ऑपरेंड पे एक्टिविटी कर रहा है, एक n और दूसरा हो गया m, तो ये बाइनरी ऑपरेटर कहलाया। ऐसे अगर सब्ट्रैक्शन हम लोग यूज करेंगे तो n माइनस m होगा, मल्टीप्लीकेशन के लिए हमारा हो जाएगा n एस्ट्रिक m, ऐसे डिवीजन के लिए हम लोग लिखेंगे n बैकस्लैश m। अगर मुझे मॉड्यूलस या रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो n मॉड m इस तरीके से यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए चाहे प्लस ऑपरेटर था या माइनस वाला था या एस्ट्रिक था या बैकस्लैश या मॉड्यूलस, हर कोई दो ऑपरेंड पे काम कर रहा है, तो ये सभी ऑपरेंड ऑपरेटर क्या कहलाएंगे, बाइनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। अब हम इनका एक प्रोग्राम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग इन बाइनरी ऑपरेटर को जावा प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे ऊपर हमने एक पैकेज यहाँ पे लिखा है जो ऑलरेडी मैंने हाउ कैन आई इनपुट डेटा
इन जावा प्रोग्राम। उस वीडियो में ऑलरेडी आपको यूटिल पैकेज के बारे में बता रखा है। तो फिलहाल जब भी हम लोग इनपुट करेंगे तो यूटिल पैकेज का नॉर्मली ज्यादातर यूज करते हैं आईसीएसई और आईएससी बोर्ड में, तो इसीलिए हम लोग भी यहाँ पे यूटिल पैकेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे ऊपर हमने लिखा import java.util, यानी कि हम स्कैनर क्लास के थ्रू वैल्यू इनपुट करेंगे तो स्कैनर क्लास जो होता है यूटिल पैकेज के अंदर अवेलेबल होता है। तो हम इस तरीके से यूटिल पैकेज को इंक्लूड कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। अब यहाँ क्या लिखा है देखिए, util.string। तो इसका मतलब क्या है, यूटिल जो पैकेज है उसके अंदर बहुत सारी क्लासेज होती हैं। एस्ट्रिक का मतलब वो सभी क्लास हमारे प्रोग्राम में जुड़ जाती हैं। अगर हम चाहें इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑप्शनल होगा। इंपोर्ट हमने लिखा जावा डॉट यूटिल डॉट, अब केवल स्कैनर क्लास हमें अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करनी है तो स्कैनर लिखने के बाद में ऐसे लिख लेंगे। तो अब क्या होगा, केवल इस स्टेटमेंट के थ्रू स्कैनर क्लास हमारे प्रोग्राम में ऐड हो जाएगी। तो ये दोनों ऑप्शनल हो गया, अगर हम चाहें ऐसे भी लिख सकते हैं और अगर चाहें इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हमारा जो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, प्लेयर नाम से मैंने एक क्लास बना रखी है यहाँ पे, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमारा एक नॉर्मल मेन मेथड हो गया। सबसे पहले स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया एससी नाम से, और सिस्टम डॉट इन मीन्स क्या है, हम लोग कीबोर्ड के थ्रू इनपुट करेंगे। तो अब पहले मैसेज आएगा इनपुट टू इंटीजर नंबर्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरीके से हम दो वैल्यूज लिख लेते हैं 13 और 5। तो एक सेम लाइन पे अगर मुझे दो इंटीजर वैल्यू इनपुट करनी है तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इनपुट टू इंटीजर नंबर्स, अब ये फर्स्ट इंटीजर नंबर किसके अंदर जाएगा, एन के अंदर, और सेकेंड इंटीजर नंबर जो भी हम टाइप करेंगे, जैसे मैंने यहाँ 5 करा है तो किसके अंदर हो जाएगा, एम के अंदर। तो जैसे ही हमने यहाँ इंटीजर एन लिखा तो एक एन नाम से मेमोरी सेल बन जाएगा और इसका साइज क्या होगा, 4 बाइट हो जाएगा, क्योंकि जो इंटीजर होता है 4 बाइट कवर करता है जावा में, जबकि सी और सी प्लस प्लस में 2 बाइट कवर करता था। इसलिए बहुत सारे लोग जो सी और जावा दोनों वीडियो हमारा देख रहे हैं वो कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जावा में जो इंटीजर है वो 4 बाइट कवर करता है। सी और सी प्लस प्लस के जो पुराने वाले वर्जन थे वहां पे 2 बाइट स्टोर हो रहा है, और जो अभी एडवांस्ड वर्जन है उनमें भी अब इंटीजर 4 बाइट जगह कवर करता है। तो अब ये n हो गया 4 बाइट का, ऐसे ही m एक और बनेगा मेमोरी सेल जिसका साइज होगा 4 बाइट। अब यहाँ पर क्या है देखिए, मैसेज ऐसे आएगा इनपुट टू इंटीजर नंबर। सपोज हमने लिखा 13 और 5, दोनों नंबर के बीच में एक गैप होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज अगर आप गैप नहीं दोगे तो आपके नंबर को 135 मान लिया जाएगा और ये एक सिंगल नंबर होगा आपका। अभी भी जो कंपाइलर होगा वो नेक्स्ट नंबर को इनपुट करने का वेट करेगा, इसलिए दोनों नंबर के बीच में गैप होना जरूरी है, जिससे दोनों को अलग अलग नंबर माना जाएगा। तो जो फर्स्ट नंबर 13 है वो किसके अंदर जाएगा, पहले हमने n वाला स्टेटमेंट लिखा है तो फर्स्ट नंबर n के अंदर, तो 13 इधर आ जाएगा। फिर सेकेंड नंबर किसके अंदर जाएगा, m के अंदर, तो सेकेंड नंबर क्या है 5, वो m के अंदर ऐसे इनपुट हो जाता है। तो यहाँ पर सेम लाइन के अंदर मैंने दोनों नंबर को इनपुट कर लिया है। अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, इनपुट फर्स्ट नंबर, फिर ये स्टेटमेंट लिख लिया n वाला, फिर एक और एसओपी स्टेटमेंट इसके बीच में लिखा, यहाँ लिख लीजिए इनपुट सेकेंड नंबर, उसको आप m के अंदर स्टोर कर दीजिए। तो अब n और m के अंदर हमारी वैल्यू इस तरीके से स्टोर हो जाएगी। अब हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं देखिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हमारा आउटपुट स्टेटमेंट होता है, इसके थ्रू हम लोग स्टैंडर्ड आउटपुट स्क्रीन यानी कि मॉनिटर पर जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखी होती है उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो अब यहाँ डबल कोट्स के अंदर हमने स्ट्रिंग मेंशन करा एडिशन इक्वल, तो हमारा एडिशन इक्वल यहाँ पे इतनी चीज है, ये लॉजिक से कोई मतलब नहीं, जितना ये लिख लेंगे हम लोग डबल कोट्स के अंदर वही सेम चीज प्रिंट होती है। तो यहाँ एडिशन इक्वल लिखा तो एडिशन इक्वल ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या पेस्ट होगा, n प्लस m की वैल्यू, तो n के अंदर क्या था 13, m के अंदर क्या था 5, 13 प्लस 5 दोनों ऐड होने के बाद कितना बना यहाँ पे 18। तो अब एडिशन इक्वल क्या हो जाएगा 18 हो जाता है। अब इसमें मेन ध्यान देने वाली बात क्या है देखिए, कई लोग कुछ अगर ऐसे लिखेंगे, जैसे हमने ये लिख दिया एडिशन, एसओपी स्टेटमेंट यहाँ पे रहेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो एडिशन इक्वल ऐसे लिखा और ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे, n प्लस m इस तरीके से लिख लेंगे। तो यहाँ ब्रैकेट काफी इंपॉर्टेंट है, अगर हम ऐसा कर गए तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, पहले ये जो n होगा स्ट्रिंग के साथ में वेल्ड हो जाएगा,
यानी कि हमारा आउटपुट कैसे आ जाएगा, तब आउटपुट आ जाएगा पहले n इसके साथ में कॉन्केटिनेशन हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या 13, तो एडिशन 13 और फिर m की वैल्यू उसके साथ कंडीशन होगा तो 135। इस तरीके से हमारा आउटपुट ये दिखाई देगा, जो हमारा क्या हो जाएगा गलत। इसलिए ब्रैकेट हमें लगाना इंपॉर्टेंट है। पहले वो ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेगा, फिर जो भी आंसर आएगा वो इसके साथ में कॉन्केटिनेट होता है। तो यहाँ ब्रैकेट हर स्टेटमेंट में लगाना कंपलसरी है। नेक्स्ट आएंगे हम लोग, ये प्रिंट कर लेंगे, फिर ln हुआ, लाइन चेंज हो गया, यानी कि ये स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज होगा। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने लिखा डबल कोट्स में सब्ट्रैक्शन इक्वल, तो हमारा ये प्रिंट हो जाएगा सब्ट्रैक्शन इक्वल। फिर क्या होता है n माइनस m, यानी कि n में से m की वैल्यू माइनस कर लीजिए, जो भी आंसर इस ब्रैकेट का आएगा वो आंसर इस स्ट्रिंग के साथ में वेल्ड होगा। तो n माइनस m, n है 13 माइनस 5 कितना आ जाएगा 8, तो सब्ट्रैक्शन इक्वल 8 हो जाएगा इस तरीके से। फिर ln मींस लाइन चेंज होगा, फिर हम यहाँ पे आएंगे मल्टीप्लीकेशन इक्वल, ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन इक्वल n और m का मल्टीप्लीकेशन पहले फाइंड आउट होगा ब्रैकेट के अंदर की चीज, फिर वो इसके साथ वेल्ड होगा, तो 13 इंटू 5 हो जाएगा 65। तो हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर ln है, लाइन चेंज होगी, फिर से हम इस लाइन पे आएंगे, SOP प्रिंट होना है, डिवीजन इक्वल n बाई m, तो इसको सॉल्व करेगा तो इसका मतलब क्या है, n को m से डिवाइड करिए, जो क्वोशेंट आएगा आंसर आएगा वो डिवीजन के आगे वेल्ड होगा। तो n है हमारा 13 और m है 5, 5 से 13 को हम डिवाइड कर देते हैं, तो 5 2 जा 10 आया, माइनस करेंगे 3, पॉइंट्स पे नहीं निकालने क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो अब यहाँ पे आंसर क्या आया 2, तो डिवीजन क्या आ जाएगा n बाई m, तो n बाई m क्या आया 2, तो डिवीजन इक्वल हो जाएगा 2। फिर ln आएगा, लाइन चेंज होगी, देन लास्ट में हमारा ये स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यानी कि वैल्यू प्रिंट होगी, रिमाइंडर इक्वल, ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा। अब क्या आएगा, n को डिवाइड करिए m से, जो मॉड्यूलस आए, जो रिमाइंडर आए वो हमारा इस जगह पे प्रिंट होगा। तो अब रिमाइंडर क्या है देखिए 3 है, तो n को m से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आया वो 3 आया, तो रिमाइंडर इक्वल 3, तो ये प्रिंट हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये दोनों ऑपरेटर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।